वेलकम टू ओटू। एंड आज हम लोगों ने रिकंसिलेशन के आगे क्वेश्चंस करने हैं, राइट? और हम लोगों ने क्या क्वेश्चंस करने हैं? आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखना है। एंड आई थिंक अगर आज हम जम के काम करें तो रिकंसिलेशन चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ऑल्दो मैम अभी लग नहीं रहा कि क्वेश्चन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट येस वी कैन डू इट बिकॉज द वर्क इज नॉट टू टीडियस। बहुत मुश्किल नहीं है आज का काम, बहुत आसान है। क्या आप रिकंसिलेशन रिवाइज करके आए हो? देखो, कॉस्ट शीट पढ़ने के बाद रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन के बाद उसकी रिवीजन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन, राइट? तो आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हमने पहले ही कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। और जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, फोकस करिए। दे आर टॉकिंग अबाउट, अब की बार ना पीनल दिया हुआ है ना कॉस्ट शीट दिया हुआ है, आपको दोनों बनाना है, मतलब कि दोनों बनाना है और उसके बाद रिकंसिलेशन भी बनाना है। देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अशोक इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द ईयर इन 31 December 1994। सो यू हैव अ फाइनेंशियल अकाउंट्स, यू हैव अ कॉस्ट अकाउंट्स, फिर लिखा हुआ कंप्यूट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल एज इन द कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। अब की बार अकाउंट बनाने का है, तो चलो ठीक है, चलते हैं ना, शुरू करें। यस मैम। तो आइए, हमारे को क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रेडिंग पीनल बना लिया है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है मुझे, राइट? और सिंस आप चाहे तो इसको शेड्यूल 3 में बना सकते हैं, बट सिंस ये कॉस्टिंग का है तो हमारे को मेनली इसके नेट प्रॉफिट से मतलब है। सो दे आर जस्ट टेलिंग यू यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। सो द ट्रेडिंग पीनल नीड नॉट बी इन द फॉर्मेट, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा हमारे कॉस्ट शीट बनाने का है। सो मैंने कॉस्ट शीट के लिए भी तैयारी कर दी है जी। सो लेट्स प्रिपेयर आवर कॉस्ट शीट एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। और इस कॉस्ट शीट के बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है, ये लो जी, अब मैं बना रही हूँ रिकंसिलेशन मेमोरेंडम, रिकंसिलेशन अकाउंट, राइट? आर यू रेडी? यस मैम, हमने तीनों चीजें बना ली हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रखा ओपनिंग स्टॉक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर तो इकट्ठी फिगर डलती है 6000, फाइनेंशियल अकाउंट में 6000, 7000, 5000, 6 + 7 13, 13 + 5 18,000, right? And the closing stock is financial account का 4 + 3000 is 7000, 7000 is plus 5900 is 12,900, right? This is 4 + 3 + 5.9, this is equal to 12,900. So let's come to cost accounts. अब कॉस्ट अकाउंट्स में ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पर आता है? यू हैव ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो यहां मैं कॉस्ट शीट बना रही हूं जी, राइट? क्योंकि कॉस्ट शीट बनेगी तभी हम लोग अपनी चीज ठीक जगह पे डाल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, then direct wages, then direct expenses, is equal to the prime cost plus factory overheads minus sale of scrap is gross factory cost plus opening work in progress minus closing
work in progress, this is equal to my net factory cost. Plus our office and administration overheads. This is my cost of production. Plus opening finished goods minus closing finished goods. This is my cost of goods sold plus selling and distribution overheads is equal to my cost of sales plus profit is equal to sales. Okay, now let's put my cost sheet is ready. अब आपने देखा मेरा कॉस्ट शीट बिल्कुल तैयार हो गया है. तो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल 5000, ओपनिंग रॉ मटेरियल 5000, opening work in progress is 6500 and opening finished goods is 4500. Right, now let's talk about closing. My closing raw material is 4300. Okay, my closing work in progress is 3700 and my closing finished stock is 6200. ओके, ये सब तो हो गया. अब हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल में भी डाल लिया और कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में भी डाल लिया. अब आता है परचेजेस. परचेज तो परचेज है भैया, ना कॉस्टिंग कुछ कर सकता ना अकाउंट्स कुछ कर सकता. कितना आपने परचेज किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 40,000. सो हम ऊपर यहाँ पर भी डाल रहे हैं परचेजेस आर ऑफ 40,000. अब इसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस. Now direct wages is given to be 20,000. Direct expenses are those which varies with the units. तो as a result हर जगह वो सेम ही रहते हैं. So it is 20,000. फिर दे रखा है indirect wages and factory expenses. I know indirect is also called as overhead. तो indirect wages क्या हुआ, factory overhead. Wages मतलब जो factory में दिया गया, indirect मतलब overhead. So indirect wages is also a factory overhead. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हमने दोनों को अलग अलग, सॉरी फाइनेंशियल में तो हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया. दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग है जी. सो आपके फैक्ट्री के सारे खर्चे अभी ट्रेडिंग पार्ट में ही आएंगे. फैक्ट्री एक्सपेंसेस दैट इज 17,000. बट इन दोनों के बदले कॉस्टिंग में जो एब्जॉर्ब्ड है वो है 21,000. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर 21,000. राइट, सो यहाँ पर 17 और 320 था फाइनेंशियल में, बट कॉस्टिंग में कितना आया 21. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, सेल्स. सेल्स इज गिवन टू बी 1,10,000. So what I'm doing is I'm taking to the sales part, that is 1,10,000. Then administration overheads, then administration overhead financial. My admin overheads goes to P&L, so I'm taking in the P&L part. My admin overheads is 3,000. Right, so administration overhead is how much, 3,000. और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इधर आया तो इधर कितना आया, इट इज 2,300 एब्जॉर्ब्ड. कितना एब्जॉर्ब्ड, 2,300 एब्जॉर्ब्ड. ओके, लेट्स गो टू सेलिंग एक्सपेंस. व्हाट इज सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स. इन फाइनेंशियल इट इज 4,000.
but in costing it is 4,500. Okay, then financial expenses. Financial expense का मतलब होता है interest, और interest तो सिर्फ यहाँ पर ही आता है. Financial expenses, this is of 1,000, not taken in the cost sheet. Interest and dividend received, ये received है तो income है, income है तो credit है. This is of 1,600. Then transfer to reserves, then आता है हमारे पास transfer to reserves. This is 4,000, right? And you got dividends. This is 9,000. Okay, this is the dividend paid, that is 9,000. So एक और लास्ट में देखिएगा, नीचे एक फिगर दे रखी, लास्ट ईयर प्रॉफिट इज. Now last year the profit is called as balance brought down. This is P&L appropriation part. This is 7,500. So what I'm doing is मैंने अपना P&L बना लिया, मैंने फाइनेंशियल की सब कुछ चीजें डाल ली हैं. अब सब प्लस माइनस करके आते हैं. सेल्स है 1,10,000 plus 12,900 closing stock minus. This total is 122,900. Now let's come here. What is my GP? So minus 18,000 minus 40,000 minus 20,000, right? So ये आता है 24,900. कितना आ रहा है जी हमारा GP? It is coming out to be 24,900. ये GP नीचे आया, GP is 24,900. अगर ये 24,900 है तो प्लस 1,600 किया तो हमारे पास टोटल बनता है 26,500. So 26,500 लें तो नेट प्रॉफिट कितना आया? So what's my net profit? My net profit is minus 3,000 minus 4,000 minus 1,000. तो हमारे पास ये आता है 18,500. ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया और ये बैलेंसिंग फिगर फिर से नीचे चला गया. सो नेट प्रॉफिट इज 18,500 प्लस 7,500 माइनस 13,000 is equal to the net profit balance carried down is 13,000. So अब टोटल साइड मेरा आ रहा है 26. लीजिए जी, मेरा P&L तो रेडी हो गया. अब कॉस्ट शीट की बात करते हैं, राइट? सो 5,000 प्लस 40,000 माइनस 4,300 इज इक्वल टू 40,700. देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस. दिस इज 60,700, राइट? देन प्लस 21,000, scrap is 0. So this comes out to be 81,700 plus 6,500 minus 3,700. It is equal to 84,500, right? Plus 2,300. It is equal to 86,800, right? Plus 4,500 minus 6,200. It is equal to 85,100 plus 4,500. It is equal to 89,600 minus 1,10,000. Profit is coming out to be 20,400. Now this is it, है ना? हमारा प्रॉफिट रेडी है, हमारे को सब कुछ दिया गया है. अब मुझे क्वेश्चन ने कहा जी मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना दो. मेरा फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी रेडी हो गया, मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी रेडी हो गया. अब दोनों चीज़ें रेडी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन फाइंड आउट माई प्रॉफिट वेरी इजीली, राइट? तो अगर अब मेरे को प्रॉफिट निकालना तो मैं किसको बेस बनाऊँ? किसी को बेस बना ली जो आपका मन करे. तो चलो मैं P&L को ही बेस बना लेती हूँ. वैसे कोई ज़रूरी नहीं आप कॉस्ट शीट को बेस बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और जो हमारे रूल्स थे वो मतलब जो हमारे मंत्रास थे वो हम बोल बोल के करेंगे, राइट? सो वी हैव टू प्रैक्टिस कि हम वो कॉलम ना ही बनाए, हमसे बोल बोल के काम कर सकें. सो प्रॉफिट एज पर P&L, दिस इज 13,000. मैं लास्ट वाला बैलेंस ले रही हूँ 13,000 वाला.
एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर सपोज करिए आप ये वाला बैलेंस से आप ऊपर चल रहे हैं तो आप सारी आइटम्स को देखेंगे, बट सपोज मतलब यूं पूरा पूरा यहाँ से ऊपर देखेंगे, बट अगर सपोज करिए आप यहाँ से नहीं देख रहे, सपोज आप 18,500 यूज करेंगे नेट प्रॉफिट, तो आप ऑब्वियसली इसके ऊपर की चीजें देखेंगे, इसके नीचे की चीजें नहीं देखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट मैम। तो बेटा हम तो अभी 13,000 शुरू करने जा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद 13,000। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? डिविडेंड, रिजर्व्स, और इधर की साइड पर ये जो बैलेंस ऑफ ये 3 आइटम्स, ये तीनों की तीनों आइटम्स पक्का ही कॉस्ट शीट में नहीं आई हैं। सो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले डिविडेंड जो हमने पे किया था, मेरा अकाउंट P&L है, मेरे अकाउंट में खर्चा है, मेरे अकाउंट में खर्चे की वजह से मेरा प्रॉफिट कम है, और प्रॉफिट कम होने की वजह से मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स दोनों एक ही रूल के अंदर आ गए जी। सो डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना आया? रिजर्व्स वाज 4,000 एंड डिविडेंड वाज 9,000। हो गया? अच्छा चलो, और इधर क्रेडिट साइड पे देखिए आप, वो इनकम जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो मेरे अकाउंट में है, P&L में है। मेरा इनकम ज्यादा है, कॉस्ट शीट पे तो नहीं है ना, तो मेरा इनकम ज्यादा अप तो प्रॉफिट भी ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस मतलब डेबिट। सो लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, दिस इज 7,500. दिस इज हाउ मच? दिस इज 7,500. लेट्स प्रोसीड ऑन, आगे चलते हैं जी। अब मैं और ऊपर चलती हूँ, राइट? सो दीज 3 आइटम्स हैव बीन डन। जिन जिन आइटम्स को मैं करती जा रही हूँ, एक काम करते हैं, उनको थोड़ा सा एक टिक लगाते चलते हैं, राइट? तो लेट्स टेक अ ब्लू टिक। ओके, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, और ये बाकी नेट प्रॉफिट और बैलेंस तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स हैं। मैं और ऊपर चली जी, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंस मेरे अकाउंट में डला हुआ है, कॉस्टिंग में तो है ही नहीं, मेरे अकाउंट में खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना? फाइनेंशियल एक्सपेंस 1,000 का, राइट? लेट्स सी, लेट्स कंपेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मेरे अकाउंट में सेलिंग ओवरहेड, मेरा अकाउंट कौन सा? P&L, ठीक है, आई स्टार्टेड विद P&L। सो मेरा अकाउंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 4,000, और कॉस्ट शीट में कितना है? 4,500। मेरे अकाउंट में खर्चा कम, खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो माइनस। सो सेलिंग एंड डिफरेंस, ये आप सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, ओवर चार्ज अंडर चार्ज के चक्कर में ना पड़े, तो सिंपल डिफरेंस इन सेलिंग ओवरहेड्स इज 500. व्हाट इज द रूल? मेरे अकाउंट में खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, इसलिए माइनस। वैसे ये रूल लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए था। तो चलो जी, मैंने इसको तो मिटा दिया। ओके, आप चाहे तो एक रफ कॉलम बना सकते हैं, वहां पे लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेलिंग के बाद आता है एडमिन ओवरहेड्स। मेरे अकाउंट में P&L में 3,000 है, वाइल कॉस्ट शीट में 2,300 था, मतलब मेरे अकाउंट में खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम, तो प्लस। सो डिफरेंस इन एडमिन ओवरहेड्स इज 700. इज इट ओके? सेल्स इज 1,10,000 डन, उसकी कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह सेम है। अब आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड फाइनेंशियल में है 3 और 17 मिला के 20, और कॉस्टिंग में कितना है? 21। मेरा अकाउंट फाइनेंशियल में 20 है, मेरा खर्चा कम है, मेरा खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो माइनस करना पड़ेगा। सो डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड्स इज ऑफ जस्ट 1,000। मैंने 17 से कंपेयर नहीं किया है, 17 + 3 इनडायरेक्ट वेजेस भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, उन दोनों को मिला के 20, और यहाँ पे था 21। अच्छा जी, चलिए और ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर तो वेजेस है, सेम है। इसके ऊपर फिर आता है हमारा स्टॉक्स, परचेजेस सेम था, राइट? अब हम स्टॉक को देखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक। टोटलिटी को देख लें कि अलग अलग करें? चलो अलग अलग कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक देखिए, आप अपने क्वेश्चन पे देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, कम टू द क्वेश्चन प्लीज। ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल का ज्यादा है,
तो मेरा रूल क्या था, अगर ओपनिंग स्टॉक मेरे अकाउंट का ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो दैट मीन्स मुझे ऐड करना है, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, माइनस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, माइनस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम है, प्लस करना है। मैंने रूल लिख लिया है ताकि बार बार मेरे को दिमाग न लगाना पड़े। सो अभी मेरे अकाउंट में 6000 है, उधर 5000 है, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, राइट। सो अगर ज़्यादा है तो मैंने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, तो प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट। सो डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, this is 1000. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में भी अब देखिए ओपनिंग स्टॉक मेरा ही ज्यादा है 7000, वाइल वहां पे 6500 था, तो ये भी आ गया 500 का डिफरेंस। और फिनिश गुड देखिए, अरे वाह ये भी ज्यादा है, मजे आ गए। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ फिनिश गुड का भी ज्यादा था फाइनेंशियल में, इसका मतलब इसके लिए भी मुझे प्लस ही करना पड़ेगा। दिस इज ओनली 500। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, कम है तो प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट। अब क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रूल लग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे अकाउंट मतलब कि फाइनेंशियल में कम दिखाई दे रहा है और कॉस्टिंग में ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक कम। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, नहीं सॉरी प्रॉफिट भी कम है, तो मुझे क्या करना है, प्लस। तो आइए, डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल तो पक्का ही 300 रुपए का डिफरेंस है। लेट्स टॉक अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा कम में, अरे वाह जी वाह, सेम रूल अप्लाइड। और फिनिश गुड भी देखो जी, क्वेश्चन वाले ने बिल्कुल हमारे को तंग नहीं किया, सीधा सीधा एक ही रूल लगवा दिया। हर जगह यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम ही था, इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, ऐड। तो लो जी, हमारा ये काम तो रेडी हो गया। अब सिंस हमारे सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, सो क्यों ना हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट निकालें, और अगर बेटा सही आ गया तो बल्ले बल्ले, मीन्स हमारा एक ही बार में मैच। चलो आ जाओ देखते हैं। सो 13,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आ गया। दिस साइड इज 31,000, राइट, दिस इज 31,000। नाउ लेट्स सी दिस साइड, माइनस 7,500 माइनस 500 माइनस 1,000, so my profit is coming out to be हाँ जी, एक चीज और देखी हमने, हमारे पीएनएल में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी आया हुआ था, वो रह गया था, है ना। हम तो सारे खर्चों में बह गए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी तो था। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है तो इनकम मेरे अकाउंट की ज्यादा है, और अगर इनकम ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या करोगे, माइनस। सो मैं वही बोली डिफरेंस क्यों आ रहा है। सो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक्सपेंस देख लिए, एक इनकम रखी भी तो हुई थी 1600 की। सो दिस इज 1600 इनकम, और अगर मैं माइनस 1600 करूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है कॉस्ट शीट का, दिस इज 20,400। क्या यही प्रॉफिट था, अरे हाँ जी हाँ, मिल गया जी, प्रॉफिट मिल गया। सो मिल गया। सो पॉइंट इज, देखो हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। अगर आप चाहें तो आपको लगे नहीं मैम थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, नया नया है, तो आप एक वर्किंग नोट का कॉलम बना लीजिए और उसके अंदर लिख दीजिए एक्सपेंस ज़्यादा, प्रॉफिट कम, माइनस प्रॉफिट कम है तो प्लस, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ओके, सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। आप सभी बच्चे मेरे साथ रेडी चल रहे हैं, बिल्कुल फटाफट फटाफट। यस मैम, बहुत मजा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करते, 5 भी नहीं करते, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करके आते हैं।
राइट। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा मुझे? क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला कि मैं आपको एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट दे रहा हूं। अरे बाबा, अभी की बार तो रिकंसिलिएशन अकाउंट दिया हुआ है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। ओ मेरे बाबा, ये तो दोनों दिए हुए, तो फिर बनाना क्या है? बोलते प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अब की बार तो उल्टी गंगा बह गई है, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और कॉस्ट शीट देकर हमें बोलते थे रिकंसिलिएशन बनाओ, अब की बार रिकंसिलिएशन बोल रहे देकर के बोल रहे कॉस्ट शीट बनाओ। अब ये कैसे होगा भला? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो बेटा जी, जब भी अभी कभी ऐसे फंसो तो पहले रूल्स लिख लो। एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट कम प्लस, एक्सपेंस कम प्रॉफिट ज्यादा माइनस, इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा माइनस, इनकम कम प्रॉफिट कम प्लस, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम प्लस, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा माइनस, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा माइनस, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम प्लस, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, फिर हो गया प्लस। ओके, ये मैंने सारे रूल्स लिखे। क्यों रखे हैं? क्योंकि मेरा दिमाग एक ही तरफ चलेगा, मैं दो की तरफ चलाऊंगी तो फिर कुछ भी नहीं होएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारा रिकंसिलिएशन कहाँ से शुरू हुआ है। क्रेडिट साइड पे देखो कहाँ से शुरू हुआ है। बोलते प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, मतलब मेरा अकाउंट कौन सा है? कॉस्टिंग का है। अगर पीएनएल से होता तो मेरा अकाउंट पीएनएल को मान के चलते, तो मेरा अकाउंट कॉस्टिंग है। मैं काम करूं जरा पीएनएल सॉरी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना ही आती हूँ, कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं बनेगा तो मुझे बार बार दिक्कत होगी कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वगैरह है, नहीं है। रॉ मटेरियल का स्टॉक तो नहीं है जी, दिख ही नहीं रहा कहीं पर। सो उसको मैं नहीं बना रही हूँ। वैसे बना लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो डैश डाल देते। डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि यहाँ कोई वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह तो है नहीं, तो फिर मैंने क्यों फालतू में ग्रॉस और नेट लिखूं। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स minus closing finished goods this is cost of goods sold plus selling and distribution overheads cost of sales plus profit is equal to sales। ओके, सो अब हम देखते हैं जो जो चीजें डायरेक्ट हैं वो तो उसमें तो कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। सो मैंने क्या किया, रिकंसिलेशन पे चलते हैं। जैसे हमारी सेल्स है तो ऑब्वियसली वो सेम ही होएगी। दिस इज देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस इन द सेल्स इटसेल्फ, वो मैंने डाल दिया। अब शुरू करते हैं हम रिकंसिलेशन पार्ट से। तो पहले मैंने क्या किया, एक काम करो ना, सबसे पहले सारी की सारी फिगर्स इनर कॉलम में लिख लेते हैं। किसकी? जो भी आपके पीएनएल में है। जैसे मटेरियल था 50 lakhs,
मैं इन थाउजेंड्स इनर कॉलम में बना रही हूँ. देन वेजेस इज 30 lakhs, right? Factory overhead is 16 lakh. Then closing work in progress is there. Oh बेटा work in progress तो आ ही गया. एक काम करते हैं, सॉरी फिर तो हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा. मेरे को ध्यान नहीं दिया कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस टपका हुआ है भाई. सो एक काम करो, इसको ये ऊपर लेके जाओ, राइट? उसको बोलो दिस इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई. अभी तो हमने बनाया ही नहीं था, सारा गड़बड़ हो गया. मैम अभी देखो बेटा जी, आपको भी इससे क्या सबक लेना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक से देख लेना चाहिए, है ना? नहीं तो मेरी तरह इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा. आपके पास तो ऊपर नीचे करने का टूल नहीं है, सो इसलिए आप तो नहीं कर पाओगे, तो आपको खिचपिच हो जाएगा. इसलिए ध्यान से बेटा जी. सो प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, सो माई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 240. सबसे पहले मैं सारा ट्रेडिंग पीरियड कॉपी कर रही हूँ, जहां जहां जो जो चीजें आ रही हैं. फिर दिख रहा है मेरे पास फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स सिर्फ क्लोजिंग में है, दैट इज 3,20,000. फिर उसके बाद में आती हूँ एडमिन पर. एडमिन ओवरहेड्स आ रहे हैं मेरे पास 7 लाख. फिर उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज 960, राइट? इंटरेस्ट ये तो पक्का ही कॉस्ट शीट में नहीं आता, तो ये सब तो रिकंसिलेशन आइटम्स है. लीगल एक्सपेंसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इससे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो पक्का रिकंसिलेशन में आएंगी. ये तो हम रिकंसिलेशन सिंपल काटा मार देंगे कि कॉस्ट शीट में तो आना ही नहीं है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है जी, कि हमने अब डिफरेंस देखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, लिखा है एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट शीट मेरा अकाउंट क्रेडिट पे दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस दिखाई दे रहा है. खर्चा कोई भी प्लस कब होता है? खर्चा कोई भी प्लस तब होता है जब उसका एक्सपेंस ज्यादा हो. मतलब कि ये बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस जरूर ज्यादा होगा. इसकी वजह से मेरा 6 लाख का मटेरियल ज्यादा हुआ, राइट? 6 लाख का मटेरियल ज्यादा हुआ. एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा 6 लाख का मटेरियल ज्यादा हुआ, तो वो 6 लाख ऐड हो गया, राइट? और देखिए क्या दे रखा है, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्या दे रखा है बेटा? ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड मेरे अकाउंट में ज्यादा है. क्रेडिट साइड मतलब क्या हुआ? प्लस. क्रेडिट साइड मतलब क्या हुआ? प्लस. कोई भी चीज जो प्लस होती है वही क्रेडिट साइड जाती है. अब प्लस कब आया? खर्चे के नाम पर, जब वो ज्यादा होगा, राइट? जब वो ज्यादा होगा खर्चा तभी प्लस है. सो फैक्ट्री ओवरहेड में प्लस हो गया, प्लस 120. फिर देखा एडमिन ओवरहेड भी प्लस साइड है, दैट मीन्स ऑफिस ओवरहेड में प्लस 44, एक्सपेंस ज्यादा है कॉस्ट शीट में. फिर दिए डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो सिंपल रिकंसिलेशन आइटम है, नीचे दी हुई है, रिकंसिलेशन में यूं की यूं दी हुई है, ये तो सिंपल रिकंसिलेशन आइटम खत्म. इंटरेस्ट रिसीव्ड सिंपल रिकंसिलेशन में दिख रही है, ऊपर रिकंसिलेशन में दिख रही है, और नीचे इंटरेस्ट रिसीव नजर आ रहा है, दोनों जगह नजर आ रहा है. सिंपल सेम फिगर्स, देयर इज नो डिफरेंस के कॉस्ट शीट में तो आ ही नहीं सकता वो. अब ऐसे ही डेबिट साइड पर आइए आप. डेबिट साइड पे सिंपल दिख रखा है इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड. मुझे पता है कॉस्ट शीट में, और कॉस्ट शीट में तो इंटरेस्ट वगैरह आ ही नहीं सकता. एज अ रिजल्ट यूं की यूं नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो जो हमारा पीएनएल था वो कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं. मतलब जो हमारा पीएनएल में दिया हुआ था इंटरेस्ट, वो एज इट इज 80 का 80 ऊपर चला गया है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40 का 40 ऊपर चला गया. लीगल चार्जेस 40 का 10 का 10 ऊपर चला गया है. मतलब ये आइटम्स तो सब एक्सक्लूडेड थे, इनका तो टेंशन है ही नहीं. फिर दे रखा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स. अब हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कब होता है? डेबिट साइड नजर आ रहा है, डेबिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब माइनस, मतलब कि मेरे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा. मेरा अकाउंट क्या है? कॉस्ट शीट. तो जरूर मेरे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा कि वो माइनस हो रहा है. सो मैं इसको फिनिश गुड्स का अज्यूम कर रही हूँ, 3,20,000 प्लस 29,160, राइट?
और हमारे जिसमें कोई डिफरेंस नहीं दे रखा इसका मतलब रिकंसिलेशन आइटम नहीं है। जैसे कि यहाँ डायरेक्ट वेजेस में कुछ नहीं कह रखा, सो देयर इज नो डिफरेंस, दिस इज 5600, दिस इज 3000, देयर इज नो मेंशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज 8600। इसके बाद दिस इज 17,020, सॉरी 1 लाख, इट इज इन ऑल थाउजेंड्स ना, तो पहले थाउजेंड्स लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगी बाद में जाकर। इनर कॉलम में तो मैं कुछ भी लिख रही थी, बट बाहर तो प्रॉपर लिखना ही चाहिए, राइट। So it is 17,20,000 and 86 lakh. So 86 lakh plus 17,20,000 is equal to 103200000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग नहीं है और क्लोजिंग के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर मैंने कुछ भी प्लस माइनस करने से मना कर दिया। दिस इज 2,40,000 और ये हो गया माइनस। सो माइनस this is 10,80,000, right? Okay, now next ऑफिस ओवरहेड इज 7,44,000। चलो बेटा ये कितना हो गया, 7,44,000, दिस कम्स आउट टू बी 10824,000, राइट। अगर आप देखें दिस इज एक तरह से 1,08,24,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड जो माइनस होने जा रहा है वो कितना है, दिस इज 3,49,160, राइट। सो माइनस 3,49,160 हमारे पास आ गया ये 104,74,840। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कोई डिफरेंस नजर आया था? नहीं मैम, सेलिंग ओवरहेड में ना क्रेडिट साइड कुछ था ना डेबिट साइड कुछ था, मैंने पूरा चेक कर लिया, सेलिंग ओवरहेड में कोई डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब ये 9,60,000 एज इट इज आ गया, और अगर मैं 9,60,000 एज इट इज ले लूंगी तो ये बन गया 114,34,840, और इसमें से अगर हम माइनस करें 1,01,2,3, this becomes a profit of 565,160। चलो जी जरा रिकंसिलेशन से पूछ के आओ, मैं आंख बंद कर लेती हूँ, राइट। रिकंसिलेशन से पूछ के आओ कि क्या हमारे को दे रखा है। अरे हाँ मैम, क्या बात कर रहे हो, कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट दे रखा वो यही है 5,65,160, राइट, बिल्कुल सेम प्रॉफिट था। अरे वाह, मजा आ गया। सो एक बार में डन जी, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ। तो हमने क्या किया प्रोसीजर में, पहले मैंने अपने रूल्स लिख लिए सारे, मुझे नहीं पता ना कौन सा रूल काम आना है, और इतनी कंफ्यूजन के बीच में रूल सोचूंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो पहले मैंने अपने सारे रूल लिख लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किया, इनर कॉलम में मैंने सारा ट्रेडिंग पैनल के जो रेलेवेंट एंड रेलिवेंट फिगर्स थी वो डाल ली। अगर सपोज करो कॉस्ट शीट से मुझे पीनल बनाना होता तो भी सेम करती। इनर कॉलम में एक बार सारा अपनी रेलेवेंट फिगर डाल दीजिए, फिर रिकंसिलेशन आइटम में देखते जाएंगे क्या क्या चीज़ें प्लस है क्या क्या चीज़ें माइनस है, वो डालते जाओ और आपका कॉस्ट शीट रेडी हो गया ना। रेडी? यस मैम, बिल्कुल रेडी है। तो एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों को। पहले मैंने रूल्स लिखे, आप भी रूल लिख लीजिए, ठीक है। बाय चांस 2 ही रूल काम आए, बट लिखने तो मुझे सारे ही पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नहीं पता ना क्या चीज़ आने वाली है मेरे सामने, और जहां हम शॉर्टकट मारते हैं वहां पे हमारी नैया डूबती है। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में गड़बड़ हुआ था ना, है ना। तो इसे शॉर्टकट नहीं मारे तो अच्छा, एक आइटम फालतू लिखिए, खुश रहेंगे, है ना। एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। सो दिस इज द कॉस्ट शीट, इसको हल्का छोटा कर देती हूँ, राइट, एंड दिस इज द लोअर हाफ, राइट बेटा। सो हमने समझा कि इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट शीट रेडी हो गया। आई एम रेडी, बिल्कुल तैयार। तो चलो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक पीटीआर कराने जा रही हूँ, एक पॉइंटर रिमेंबर, जिसके बेस करते हुए हमारे बाकी क्वेश्चंस आएंगे। सो पॉइंट टू रिमेंबर में क्या लिखना है, पहले तो एक जनरल पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेते हैं, ताकि आज मैंने आपको बता रही हूँ बाद में भूल ना जाओ। So whatever accounts we start with,
accounts, whatever accounts we start with in reconciliation, we call it as मेरा अकाउंट. ये बड़ा प्रोमिनेंट रूल है. अगर आपने किसी ने ट्राई किया मेरा अकाउंट नहीं बोला तो आप कंफ्यूज हो गए होगे, इसमें ज्यादा इसमें कम. मेरा अकाउंट, राइट. फिर ऑलवेज राइट मंत्रास इन वर्किंग नोट्स. अब सारे मंत्र एक साथ लिख लो और जो जो यूज आता जाए उसके हिसाब से यूज करते जाओ, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, राइट. नंबर 3, इन मेमोरेंडम reconciliation account, all positives are credited, all negatives are debited, right. सभी पॉजिटिव क्रेडिट होंगे और सभी नेगेटिव डेबिट होंगे. नंबर 4 इज, अब हमारे को एक चीज समझा रही है आपको. थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस को लेकर हम लोग थोड़ा डाइसी हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस को समझिएगा क्या क्या रखा है. पहला बात, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ ना कह रखा हो, देन नंबर 1 वी टेक डायरेक्ट मटीरियल, wages, direct expenses to be same in both. बड़ी कब है? जब कुछ ना कह रखा हो. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि डायरेक्ट मटेरियल के मटेरियल कंज्यूम में डिफरेंस दे रखा था. अगर दे रखा है तो ऑब्वियसली हम उसके डिफरेंस को मानना पड़ेगा, बट अगर कुछ ना कह रखा हो तो हम इन दोनों को हमेशा सेम मानेंगे. एंड दूसरा पॉइंट जो मेरे को ध्यान देने वाला है वो ये कि दैट वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू इन P&L, जो प्रॉफिट लॉस के अंदर वैल्यू है, वही वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू हम कॉस्ट शीट में लेंगे, राइट. whatever is the work in progress value in profit and loss account is equal to the work in progress value in cost sheet, राइट. तो कॉस्ट शीट के अंदर भी सेम वैल्यू आएगी. नंबर 5 इज, इफ वर्क इन प्रोग्रेस, if factory overheads are on some percentage basis, then वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू में क्या होगा. देखो बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो काम अभी फैक्ट्री में बन रहा है, और ऑब्वियसली उसके ऊपर मटेरियल तो लगा ही होगा, कुछ वेजेस भी लगी होगी, और उसके ऊपर कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होंगे. ऑब्वियसली इस पे ऑफिस ओवरहेड नहीं होते हैं क्योंकि ये तो प्रोडक्ट अभी मशीनों के बीच में है, बन रहा है. तो ये मटेरियल आप एज इट इज ले लेंगे, वेजेस आप उसका एज इट इज ले लेंगे, बट ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये परसेंटेज पे लेंगे, उसके एक्चुअल को नहीं लेंगे, राइट. सो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा आपने अभी पीछे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में भी किया था कि जहां पर एक काम इनकम्प्लीट था, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस था, उसके अंदर आपने ओवरहेड्स को परसेंटेज बेसिस पे लिया था, ना कि एक्चुअल पे. याद है ना 31 दिसंबर वाला क्वेश्चन? हाँ जी. सो आपको वहां पे परसेंटेज बेसिस पे लेना है. बट नंबर 6 पॉइंट, इफ, अब मैं जरा ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में लेके जाऊंगी, डिटेल में आपको मैं लेके जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, राइट. तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या कह रही हूं. अगर सपोज करो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर गिवन ऑन
पर यूनिट बेसिस, अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स मुझे पर यूनिट बेसिस पर दिए गए हों, इफ माय फैक्ट्री ओवरहेड्स आर गिवन ऑन पर यूनिट बेसिस, मुझे फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे दिए जा रहे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं जी। ऑप्शन नंबर वन इज इग्नोर फैक्ट्री ओवरहेड्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। पहला, आपने वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो ओवरहेड एलिमेंट है उसको इग्नोर कर दीजिए। और ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आता है दैट ओवरहेड्स, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आर टेकन बोथ इन फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू, राइट। सो अभी हमने कहा कि ये ऑप्शंस हैं, क्या करते हैं मैम समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया तो बेटा जी मैंने भी समझाया भी नहीं। और एक 7th वर्किंग पीटीआर की पॉइंटर छोड़ लीजिएगा, वो तो मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बता रही हूँ। अभी 6 पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, डोंट वरी। 5th 6 पॉइंट अभी समझाया नहीं है, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स पे चल रही थी। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना कि जिस भी अकाउंट स्टार्ट करोगे वो मेरा अकाउंट है। हाँ मैम इतना समझ में आ गया। ओके, दूसरा पॉइंट देखो कि क्या हमने समझा कि कोई भी अपने जितने मंत्रास हैं वो वर्किंग नोट में लिख लेने चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए, ये भी समझ में आ गया मैम। अच्छा, तीसरा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने में प्लस को क्रेडिट कहते हैं और माइनस को डेबिट कहते हैं, ये भी समझ में आता है मैम। कुछ ना कहा जाए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब सेम रहता है, कहा जाए तो ऑब्वियसली डिफरेंट लेंगे, ये भी समझ में आता है मैम। और वर्क इन प्रोग्रेस अगर कुछ ना कह रखा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो पीएनएल की वैल्यू और कॉस्ट शीट की वैल्यू को सेम मान लेते हैं, ये भी समझ में आ गया मैम। इसके नीचे का नहीं समझ में आया मैम, अभी तो मैंने समझाया भी नहीं आपको, तो फिर इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मैं आज ही समझाऊं आपको? चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, राइट। तो ये पोर्शन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा, आई एम गिविंग यू टाइम टू रिवाइज एंड ऑब्वियसली हम लोग कर डालेंगे, हमें करना ही है। अगली क्लास से मिलते हैं, सी यू। रिवीजन करके आना, बिना रिवीजन करे आए तो बहुत पिटाई लगेगी। तो ठीक है बच्चे, अगली क्लास से मिलते हैं, बाय बाय।